हाय दोस्त, देखिए हमारा आज का मोटिवेशन क्या है, सुनिए। अब तुम कान खोल के सुन लो। पढ़ाई करना है तुमको, बस वही एक रास्ता है इस नरक से निकलने का। हम सब कुछ भी करके खर्चा चुकाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू अपना। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग उम्मीद है कि मोटिवेशन आप सुन लिए होंगे। देखिए, एक फिल्म का समझिए कि कास्टिंग रोल था, उसको हमने काट कर यहाँ पे लगा दिया था। एक पिता बहुत दुख दर्द से क्या करता है, 2 रुपया कमा रहा है, लेकिन उसको लोग बहुत सता रहा है। वही सोच समझकर अपने बेटे को सलाह दे रहा है कि तुमको जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लक्ष्य की ओर। हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या है उसको हम चल रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करने फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, हम चल रहे हैं अब। देखिए फ्रेंड्स, हम इस समझिए कि इस वीडियो में मतलब आगे की ओर हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी का 9th 10th का, ठीक है, 9th और 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हम लोग मतलब क्या करेंगे। हम लोग जो भी एनसीईआरटी का जो भी मेन एमसीक्यू है हमको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और बायोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, 9th का 10th का 11th का 12th का जो भी मेन टॉपिक है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है यूपीएससी लेवल तक, हम इसमें हम वीडियो हम डाल देंगे। एमसीक्यू जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, हम सब चैप्टर का बनाएंगे जितने भी 9th और 10th में है। अगर मान के चलिए प्रकाश है तो प्रकाश थोड़ा 9th में भी है और 10th में भी है, उसको मिलाकर हम क्या करेंगे, एक चैप्टर बनाकर हम उसका पूरा एमसीक्यू डाल देंगे। अगर मान के चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, पाचन तंत्र है, थोड़ा सा 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो इसको इससे जितना एमसीक्यू हो रहा है हम मिलाकर हम पूरा का एक सीरीज हम बना दे रहे हैं, एक चैप्टर बना दे रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम और फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लगभग 50 एमसीक्यू को हम क्या करेंगे, टच करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम देखिए, अब हमको क्या पढ़ना है, होलोजोइक मोड क्या पढ़ना है, होलोजोइक मोड पढ़ना है, ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमको कैसे एनर्जी प्राप्त होता है, आइए थोड़ा हम उसके बारे में हम लोग जान लें। देखिए, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। ये हिंदी मोड और इंग्लिश मोड दोनों में होगा, इतना बात आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले होता है हमारे शरीर में। अब देखिए इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन का अर्थ होता है जो भी हम खाना वाना खाते हैं और मुंह में रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। मगर दाल भात हम सुन लिए और वह क्या किए, मुंह में डाल दिए तो क्या हो गया, वो इंजेक्शन हो गया, ठीक है। अब डाइजेशन का अर्थ क्या होता है, जब हम उस दाल भात को हम चबाना शुरू करते हैं, जब हमारा सलाइवा में मिक्स होता है तो हमारा डाइजेशन क्या होता है, शुरू हो जाता है। अब अब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब देखिए ये खाना क्या होता है, फूड पाइप से होते हुए हमारे आमाशय में जाता है, पेट में जाता है, पेट में आने के बाद में उसके बाद में जो हमारा फूड है वह छोटी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, अब देखिए छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत सबसे लंबा होता है, जैसे आप खसी उसी का जैसे पचौनी आप लोग देखते होंगे पतला पतला होता होगा, वही हम लोग का बॉडी का छोटी आंत है, ठीक है। अब देखिए छोटी आंत में जो खाना जाता है तो वहाँ छोटी आंत में जो भी हमारा फूड है वहाँ पे उस फूड में से जो भी मूल पदार्थ है, जो भी पोषक तत्व है उसे क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, उसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। अब छोटी आंत के द्वारा क्या होता है, उस भोज्य पदार्थ को ग्रहण मतलब हो गया, उसके बाद में क्या होता है, उस पोषक तत्वों को ब्लड में मिल जाता है। उस पोषक तत्व जो छोटी आंत जो पोषक तत्वों को ग्रहण किया है और शोषण किया है उसको क्या करता है, ब्लड में मिला देता है, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलने लगता है। उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, एलिमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं। उसके बाद में जो भोज्य पदार्थ है वो हमारे बॉडी आंत से होते हुए रेक्टम में आते हुए एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, जो हम लोग सुबह लेटरिन के माध्यम से निकाल देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इजेशन कहते हैं। ये क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं कैसे एनर्जी मिलता है, उसका पाचन कैसे होता है, सारा चीज इसी प्रकार से होता है। सबसे पहले इंजेक्शन होगा, उसके बाद में डाइजेशन होगा, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद में एसिमिलेशन होगा,
उसके बाद में इजेशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इजेशन का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे। जब दाल भात मुंह में डालते हैं तो इजेशन कहलाता है, और उसी को हम चबाने लगते हैं तो क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब वो भोजन छोटी आंत में जाकर पोषक तत्वों को छोटी आंत के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जो जब पोषक तत्व ब्लड में मिलता है और हमें ऊर्जा देने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और जब वही वेस्ट फूड हमारे शरीर से रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है तो हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। यही 5 प्रकार से हमें शरीर, हम लोग क्या है, जीवित है, हम लोग क्या है, जीवित है। अगर ये एक भी प्रक्रिया रुक जाएगा तो हम लोग जीवित नहीं रख सकते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फाइनल टारगेट हमारा क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइनल टारगेट हम लोग का क्या है, फाइनल टारगेट हम लोग का क्या है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ग्लूकोज में बदलेंगे, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलेंगे, फैट्स को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में एंड अनडाइजेस्टेड फूड को फॉर्म करके अर्थ थ्रू एनस, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी पचा हुआ भोजन है, उसको एनस के द्वारा हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए थोड़ा टाइपिंग कराने में इधर उधर में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो उतना आप लेकर मत चलिएगा, लेकिन इसमें 99% सब चीज़ सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम 1 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है उस क्रिया का नाम बताएं। कह रहा है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं। जब हम मुंह में खाना डालते हैं तो जो पाचन होता है, तो उस प्रक्रिया को जब बड़े अणु और जटिल अणु कुछ एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु टूटते हैं, आप उसे क्या कहते हैं। अब देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेनली पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। कितने पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल होता है, एक क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, और दूसरा क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। एलिमेंट्री कैनाल का अर्थ होता है जो भी हमारा ऑर्गन फूड को ले जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। कुछ ऐसा ग्लैंड होते हैं जो भोजन को क्या कराता है, पाचन कराता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो भोजन को तोड़ता है, जो भोजन को छोटे छोटे अणु को, जो भोजन को बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो इसलिए इसका बी आंसर सही हो गया। बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है फ्रेंड्स। क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है मेरे भाई। अब चलिए अब 2 नंबर पर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 नंबर क्या कहता है, कह रहा है निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। ठीक है, अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का मेनली 2 पार्ट होते हैं। अभी हम आपको बताए हैं, एक होता है आहार नाल, जिसको हम क्या कहते, एक होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां। ठीक है, दूसरा क्या होता है, पाचन ग्रंथियां होता है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इसका 5 भाग होता है। कितने भाग होता है, 5 भाग होता है। कितना भाग होता है, 5 भाग होता है। एलिमेंट्री कैनाल का 5 भाग होता है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। ठीक है, लेकिन इसमें से पूछ रहा है, हमारा ऑप्शन दिया है निम्न में से कौन सा मनुष्य को पाचन तंत्र का भाग है। एक में आहार नाल, ये तो सही है। उसके बाद में हृदय नहीं हो सकता है। अब देखिए पाचन ग्रंथि आपको बताया है ना, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मेनली 5 भाग होता है। ठीक है, आहार नल का कितने भाग होता है, 5 भाग होता है। सबसे पहले होता है, कौन होता है, सबसे पहले होता है आपका आहार नल। आहार नल का कितने भाग होता है, एलिमेंट्री कैनाल का कितने भाग होता है, 5 भाग होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हम सब आगे पढ़ रहे हैं अच्छा से, लेकिन इसका उत्तर ए और सी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। जो भी हमारा आहार नाल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। एक क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है कि मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है।
अब बताइए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? लगभग 9 मीटर होती है। कितना होती है? 9 मीटर। हमारे मुख से लेकर हमारे एनस तक 9 मीटर तक होती है। कितना होती है? 9 मीटर तक होती है। आपको इतना याद रखना होगा। और छोटी आंत की लंबाई लगभग 6-6.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली होती है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अब कह रहा है 4 नंबर कि मनुष्य, कह रहा है 4 नंबर, मनुष्य में आहार नाल डैश 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 से शुरू गुदा और एनस में समाप्त हो जाती है। अब देखिए, मुंह से लेकर जो भी आहार नाल जो शुरू होता है, जो एलिमेंट्री कैनल जो शुरू होता है, आहार नाल शुरू होता है, वह हमारे मुख से शुरू होता है। कहाँ से फ्रेंड शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। इसलिए हमारा ये नंबर सही हो जाएगा। हमारे गर्दन से शुरू नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारे स्टमक से शुरू नहीं होता है फ्रेंड्स। हमारे छोटी आंत से शुरू नहीं होता है। छोटी आंत में तो हमारा क्या होता है? छोटी आंत में हमारा तो भोजन का पाचन ना होता है भाई। उसके बाद में हमारा स्टमक में, आमाशय में क्या होता है? आमाशय में भोजन जाकर रुकता है। वहां पे मतलब समझिए कि वसा का, प्रोटीन का, इधर उधर का सब टूटता है। ठीक है। और नेक में क्या होता है? गर्दन में सब एपिग्लोटिक्स, जो ट्रेकिया, ये सब रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चल रहे हैं। अब आगे 5 नंबर में क्या है? अब देखिए, मनुष्य, कह रहा है 5 नंबर, मनुष्य में आहार नाल का भाग है। मनुष्य में आहार नाल का भाग है मुख, गुहा, ग्रासनी, ठीक है, अमाशय, इनमें से सभी। अब देखिए, जो भी एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। हम आपको बताए हैं। कौन कौन भाग होते हैं? सबसे पहले बकल कैपिविटी होता है, मुख गुहा होता है। उसके बाद में इसोफेगस होता है। इसोफेगस होता है। क्या होता है? इसोफेगस होता है। उसके बाद में आमाशय होता है। उसके बाद में क्या होता है? छोटी आंत होता है। उसके बाद में बड़ी आंत होता है। हम आपको बता दें कि जो मनुष्य आहार नाल के 5 भागों में बांटा गया है। सबसे मुख गुहा में, उसके बाद में ग्रासनी में, उसके बाद में आमाशय में। ग्रासनी समझते हैं जिसके द्वारा भोजन अंदर आता है, उसको ग्रासनी कहते हैं। आमाशय क्या होता है? जहाँ पे भोजन आकर 4-5 घंटा रुकता है तो उसको क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें 2 नहीं दिया है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के अनुसार न चलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी नंबर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए इसका 5 भाग है। बैकल कैपिविटी, मुख गुहा है। उसके बाद में ग्रासनली है। उसके बाद में आमाशय है। उसके बाद में छोटी आंत है। उसके बाद में बड़ी आंत है। मनुष्य का आहार नाल का 5 गो पार्ट होता है। कितने पार्ट होता है फ्रेंड्स? 5 गो पार्ट होता है। कितने पार्ट होता है फ्रेंड्स? 5 पार्ट होता है। ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट दिया है और बता रहा है मनुष्य में आहार नाल का भाग है। तो ये भी भाग है, ये भी भाग है, ये भी भाग है। इसलिए इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। इसलिए डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए, ये पूरा 9th 10th 11th 12th एनसीईआरटी का निचोड़ है। अगर आप पर इस पर कमांड हो गया तो समझिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो एनसीईआरटी के लिए काफ़ी है। भले प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक बना सकते हैं, लेकिन इतना सफिशियंट है फ्रेंड्स। ठीक है। इतना अच्छा से पढ़ा देंगे कि आप लोग को साफ मजा आ जाएगा। हम इधर उधर से नोट्स मटेरियल सब कनेक्ट कर करके कहाँ से लिंक कैसे जोड़ना है, किस तरह पढ़ाना है, सब टेक्निक आदमी बहुत मेंटेन किया है। इसमें राकेश तूफान सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस सब सिस्टम में। अब देखिए, मान के चलिए किसी भी आदमी को अगर हम 2 रुपये आज दे देंगे, 20 रुपया दे देंगे, तो आदमी समझिए लाइफ में सक्सेस नहीं है। अगर किसी आदमी को अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो समझिए हम अपने आप को बहुत बड़ा महसूस कर रहे हैं। शिक्षा देना ही सबसे मेन काम होता है। शिक्षा अगर प्रत्येक आदमी के पास रहेगा तो प्रत्येक मंजिल तक पहुंच सकता है कोई आदमी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको पढ़ाई समझने से मतलब है, समझ में आना चाहिए। समझ में आएगा तो समझिए सब ठीक है। 5 नंबर आप समझ चुके होंगे। अब 6 नंबर पर हम चलते हैं। कह रहा है 6 नंबर, निम्नलिखित में से 6 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? जीभ, दांत, रसधानी,
संवेदी ग्राही, उसके बाद में एपिग्लोटिक्स, उसके बाद में क्या है एपिग्लोटिक्स। अब देखिए हमारे जो मुखगुआ है, बकल कैविटी है, उसमें तो जीभ है, ये है, दांत है, ये है। अब जीभे में तो होता है मतलब जो हम लोग स्वाद लेते हैं तो इसी के द्वारा लेते हैं। एक ऑर्गन होता है रस संवेदक ग्राही होता है, इसी के द्वारा ना हम लोग क्या करते हैं अपने अपने जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसका स्वाद हम लोग महसूस होता है। इसीलिए ये कहाँ होता है, ये बकल बगल का कैविटी में होता है, लेकिन एपिग्लोटिक्स यहाँ पे नहीं रहता है। एपिग्लोटिक्स हमारे ट्रेकिया के पीछे होता है एपिग्लोटिक्स, ठीक है। तो इसीलिए इसका डी आंसर सही होगा, ठीक है। सवाल पूछा था हमसे निम्नलिखित में से कौन सा हमारे मुख में उपस्थित नहीं है, मुंह में उपस्थित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा एपिग्लोटिक्स होगा मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए अब 7 नंबर क्या कह रहा है। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 7 नंबर कह रहा है जीभ। जीभ किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जीभ के किस भाग से, अग्र भाग से। देखिए मीठे स्वाद का हमको पता चलता है और जीभ के अग्र भाग से, जीभ के अग्र भाग से। अब देखिए अब जो खट्टा हमको खाटा जो भी खाटा होता है वो पता चलता है उसके साइड वाला भाग से, ठीक है। और जो भी थोड़ा तीखा रहता है, तीखा तीखा रहता है उसके उसके आगे वाला साइड से हमको पता लगता है। लेकिन जो क्षारीय होता है वो सबसे हमको पीछे वाला भाग से पता लगता है। अब देखिए लगभग जो जीभ होता है ना, है सब जीभ है, तो इसमें छोटा 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 क्या रहता है, छोटा छोटा मतलब इसमें जो स्वादग्राही होता है लगभग वो 10,000 की संख्या में रहता है। उसी से हमको पता लगता है कि कोई चीज मीठा है कि खट्टा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अग्रभाग से हमको क्या पता लगता है कि कोई चीज मीठा है, कोई चीज मीठा है। अग्रभाग से ही पता लगता है कि कोई चीज हमको मीठा है। यहाँ पे हम फिगर बनवा दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए 8 नंबर पर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 8 नंबर क्या कहता है फ्रेंड्स, 8 नंबर क्या कहता है, मनुष्य के दांत के 10 प्रकार होते हैं। अब देखिए मनुष्य के दांत जो दो थियोडोंट होता है, क्या होता है थियोडोंट, दो अटैचमेंट के आधार पर जो दांत होता है उसे क्या कहते हैं थिकोडोमेंट कहते हैं, थिकोडोंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में डायोफाइडोंट, जो दांत उगने के प्रकार पर, अब दांतों के कई प्रकार होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो दांतों का सेट होता है वो 2 प्रकार का होता है। अब देखिए 2 प्रकार का कैसे होता है, जैसे एक दूधिया का दांत होता है, क्या होता है एक दूधिया का दांत होता है, एक होता है परमानेंट टीथ। तो जो दूधिया का दांत होता है वो बच्चा में होता है और टूट कर क्या होता है। अब देखिए दूधिया के दांत की संख्या कितनी होती है 20 होती है, कितनी होती है 20 होती है, कितनी होती है 20 होती है। दूधिया की दांत की संख्या कितनी होती है 20 होती है। लेकिन और जो 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 परमानेंट टीथ होता है, जो जो परमानेंट टीथ होता है, जो परमानेंट टीथ होता है उसकी संख्या कितनी होती है, उसकी संख्या 32 होती है, ठीक है। उसकी संख्या कितनी होती है 32 होती है। उसकी संख्या कितनी होती है परमानेंट टीथ की संख्या 32 होती है, ठीक है। और डाइफाइड ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट, एक होते हैं दूधिया। तो दूधिया का 20 गो होता है और परमानेंट का 32 गो होता है, ये भी बात सही है। उसके बाद में हेट्रोडोंट जो दांत होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। हेट्रोडोंट मतलब दांत क्या होता है, हेट्रोडोंट मतलब अलग अलग, मतलब उसका जो शेप होता है अलग अलग होता है, क्या होता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे दांत 4 प्रकार का होता है, एक होता है केनाइन होता है, एक होता है इंसाइजर होता है, एक होता है मोलर होता है, एक होता है प्री मोलर होता है। जो दांत जो काटने के आधार पर जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका 4 प्रकार होता है। और मनुष्य में जो वयस्क मनुष्य होता है 18 साल के बाद मतलब वो जो परमानेंट टीथ होता है वो 32 गो होता है, और जो द्वितीय दांत होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स 20 गो होता है। इसीलिए हमारा डी आंसर इसमें सभी सही है। अब देखिए अब देखिए अब देखिए जो एरोडोंट जो दांत है ना, ये परमानेंट टीथ नहीं होता है, ये हमेशा किसी किसी जानवर में रहता है तो हमेशा टूटते रहता है और उगते रहता है। और ये जो दांत है थोड़ा अंदर है, लेकिन यह उतने इससे कम बार में टूटता है और कम बार अधिक देर में क्या करता है जानता है। ये जो दांत है ना, ये जो दांत है
ये जो दांत है वो क्या है, थियोडोंट है। क्या है, थियोडोंट है। ये अटैचमेंट के नहीं है। अब देखिए जो हम लोग का दांत होता है वो अटैचमेंट रहता है, एक दूसरे से साटा हुआ रहता है, लेकिन ये सब दांत है ना वो अटैचमेंट नहीं है, ये अलग अलग है। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा एक कम दिन ही ये दांत टिकता है, लेकिन ये जो अटैचमेंट वाला जो हम लोगों में जो दांत होता है वो बहुत दिन तक टिकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कह रहा है 9 नंबर, अगर सोनू के पास दूध के दांत है तो इसकी संख्या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। मान के चलिए कोई आदमी मोहन, सोनू, मोनू, मुन्ना जो भी हो, जो भी कोई आदमी हो, जो भी सोहन, जो भी कोई आदमी हो, तो बताइए उसके पास में दूध के दांत की संख्या कितनी हो सकती है। अब देखिए दूध की दांत की संख्या 20 होती है, ठीक है, और परमानेंट की संख्या 32 होती है। कितनी होती है परमानेंट की संख्या, परमानेंट की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 32 होती है। ठीक है, अब इसमें से 32 में से जो इसमें जो दूध का दांत होता है वो 20 होता है। ठीक है, वो कितना होता है, 20 होता है, लेकिन जो 12 गो दांत है वो क्या है, वो प्रीमोलर है। क्या है, प्रीमोलर है। तो इसमें दूध के दांत में प्रीमोलर की संख्या 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए दूध के दांत की संख्या 20 है तो इसमें प्रीमोलर की संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 होगी। क्या आएगा, जो 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 चबाने वाला जो चबाने वाला जो दांत होता है प्रीमोलर होता है, वो प्रीमोलर की संख्या इसमें कितनी होती है, दूध के दांत में 0 होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स, 0 होती है। अब चलिए अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सा सही नहीं है। अब देखिए अस्थायी दांत एक वयस्क व्यक्ति के, ये तो बात सही नहीं है कि मान के चलिए जो भी व्यक्ति वयस्क है, जो भी व्यक्ति जवान है, उनमें तो पक्का है कि अस्थायी दांत होगा। यहाँ पे लिख रहा है वो अस्थायी दांत होते हैं, नहीं वो अस्थायी दांत नहीं होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, ये बात गलत है। अब देखिए अस्थायी दांत होते हैं वयस्क व्यक्ति में, ये बात सही है। अब देखिए मतलब इसकी संख्या 32 होती है, हाँ 32 होती है। हेटेरोडोंट होते हैं, मतलब जो दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, शेप के आधार पर अलग अलग। तो हम आपको बताए हैं कि जैसे दांत शेप के आधार पर अलग अलग होते हैं, जैसे इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के होते हैं। तो ये तो तीनों बात हमारा सही निकला, लेकिन ये हमारा बात गलत है। इसलिए हमारा सवाल पूछ रहा है कि एक व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सा सही नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम 11 नंबर पर। कह रहा है फ्रेंड्स 11 नंबर कह रहा है कि दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं, जो अनुपस्थिति होता है, जो दूध के दांत में जो अनुपस्थिति होती है प्रीमोलर अनुपस्थिति होती है। ठीक है, उपस्थित नहीं होती है, अनुपस्थित होता है। हम अभी आपको बताया है जो दूध के दांत होता है, मान के चलिए 32 गो दांत है। अगर मान के चलिए 32 गो दांत है, कितना दांत है, 32 गो दांत है, लेकिन इसमें जो दूध के दांत होता है इसमें 20 होता है। ठीक है, इसमें 20 होता है, तो 20 में और 12 गो दांत इसमें क्या नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है। तो इस 12 गो दांत को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रीमोलर कहते हैं। ठीक है, प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीमोलर। क्या कहते हैं, प्रीमोलर। इसलिए इसका सी आंसर सही होगा, इसलिए इसका सी आंसर सही होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें प्रीमोलर की संख्या 0 होती है। इसमें प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 0 होती है। ठीक है, इसमें प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। अब देखिए इसमें जो 12 होता है ना, इसमें जो 12 होता है 8 प्रीमोलर होता है। 8 क्या होता है, प्रीमोलर होता है। क्या होता है, 8 क्या होता है, 8 क्या होता है, प्रीमोलर होता है। और 4 जो होता है विस्डम टीथ होता है। क्या होता है, 4 विस्डम टीथ होता है। विस्डम टीथ अर्थात तो बुद्धि का दांत। लोग नहीं कहते हैं कि बच्चा 18 साल के बाद हो जाता है तो उसको बुद्धि का दांत कहा जाता है, तो वही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यदि कह रहा है 12 नंबर, कह रहा है
यदि दंत सूत्र, ठीक है, I/1 टू इंसाइजर कैनाइन PM और मोलर है तो बताइए मनुष्य में कृंतक इंसाइजर की दांत कितनी होगी। अब तो इंसाइजर का ना हमको निकालना है, तो I दिया है, I दिया है, I/2/2 दिया है, 2/2 दिया है, ठीक है, 2/2 दिया है। तो हम इसको अब इसको हम घटाएंगे नहीं, 2 जोड़ देंगे, 2 कितना होगा, 4 होता है, 2 कितना होता है, 4 होता है। अब 4 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 4 में 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, 8 आएगा, 8 आएगा। तो इसीलिए इंसाइजर की संख्या कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर मान के चलिए आपको कैनाइन की संख्या दिया रहेगा 1/1, 1/1 दिया रहेगा, 1/1 तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 1 और 1 को जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़कर 2 लिख देना है, क्या करना है, 2 लिख देना है, क्या करना है, 2 लिख देना है और 2 से गुना कर देना है, क्या करना है, 2 से गुना कर देना है। तो हमारा कैनाइन की संख्या 4 हो जाएगी। अब देखिए प्रीमोलर की अगर हमको संख्या निकालना होगा तो 2 और 2 को हम जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा, 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, तो प्रीमोलर की संख्या 8 होती है, ठीक है। समझ में आ गया, इसी तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 13 नंबर कि मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं, जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं, जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो दांत है ना, अब मान के चलिए 20 गो दांत है, ठीक है, ये जो मान के चलिए एक वयस्क व्यक्ति में टोटल 32 दांत होते हैं, लेकिन जो दूध का दांत होता है वो कितना होता है, 20 होता है, एक कितना होता है, 20 होता है। तो बच गया 12, बच गया 12, बच गया 12। तो जो 12 गो दांत होता है वो अपने जीवन काल में एक ही बार में निकलता है। अब इसमें प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और 4 किसकी संख्या होती है फ्रेंड्स, विजडम टीथ की संख्या होती है, विजडम टीथ की संख्या होती है, जो बुद्धि वाला दांत होता है वही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 जो दांत है वह हमारे लाइफ में केवल एक ही बार निकलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चल रहे हैं, अब देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोफाइड है, विजडम, ठीक है, मोनोफाइडेंट है, ठीक है। मोनोफाइडेंट का आप और समझते होंगे, एक होता है। अब देखिए अब हमारे चूंकि हम जानते हैं कि हमारा टोटल टीथ 32 होता है, कितना होता है, 32 होता है वयस्क आदमी में। तो इसमें 20 गो क्या होता है, इसमें 20 गो दूधिया दांत होता है जो छोटे बच्चे में होता है, और 12 गो क्या होता है, और 12 गो होता है, जो 12 गो होता है वो प्रीमोलर होता है, ठीक है, प्रीमोलर होता है। अब देखिए इसमें जो 8 गो होता है और जो इसमें 8 गो दांत होता है वो परमानेंट, जो आदमी जो जवान हो जाता है जैसे, तो उसमें 12 गो दांत एक ही बार जमता है। तो जो इसमें होता है ना, तो 8 गो होता है प्रीमोलर, 8 गो कितना होता है, प्रीमोलर होता है फ्रेंड्स, 8 गो कितना होता है, प्रीमोलर होता है। लेकिन 4 गो क्या होता है, विजडम टीथ होता है, क्या होता है, 4 क्या होता है, विजडम टीथ होता है, क्या होता है, विजडम टीथ होता है, जो बुद्धि वाला दांत होता है, ठीक है। तो ये हमारा अकल की दांत और बी, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 14 नंबर का आंसर, 14 नंबर का आंसर हमारा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर सही है, ठीक है। 4 इसमें आ गया क्या, विजडम टीथ, 8 क्या आ गया इसमें, प्रीमोलर। तो प्रीमोलर की संख्या हमेशा कितनी होती है फ्रेंड्स, 8 होती है। और जो विजडम दांत जो मोनोफाइड होते हैं, जो एक बार जानते हैं मोनोफाइडेंट का अर्थ क्या होता है, जो लाइफ में एक ही बार जामे। तो अकल की दांत अग्रचौर्ण प्रीमोलर, तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रीमोलर की संख्या हमेशा 8 होती है, और इसकी संख्या जो विजडम जो दांत होती है जो 18 बरस के बाद में जमता है, तो वो भी तो एक ही बार में जमेगा, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 8 4 12 आ गया, तो इसलिए ये हमारा ए और बी दोनों आंसर सही हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए 15 नंबर क्या कहता है,
15 नंबर कहता है सामान्य अकल की दांत निकलती है। अभी ना हम आपको बताए हैं कि 18 साल के बाद में निकलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष के बाद। डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 16 नंबर में। कहाँ चलते हैं? 16 नंबर में चलते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का भाग है? कौन दांत का भाग है? अब 16 नंबर, कौन दांत का भाग है? अब देखिए, जो दांत जो ऊपर वाला हम लोग को दिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्राउन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जो ऊपर वाला चमकीला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको क्राउन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको क्राउन कहते हैं, ठीक है। मतलब हिंदी में उसको शिखर कहा जाता है। जो ऊपर वाला दांत हमको दिखता है तो उसे क्या कहते हैं? शिखर वाला दांत कहते हैं। लेकिन ये जो दांत है, जो ये दांत है और जो यहाँ तक जुड़ा हुआ है, जो यहाँ तक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको नेक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको नेक। इसमें छोड़ दिया है, स्टाफ जो होगा छोड़ दिया होगा। इसको क्या कहते हैं? इसको नेक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? NEC के कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। इसका हिंदी ग्रीवा होता है, ठीक है। और जो ये होता है यहाँ से लेकर अब यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं? इसको रूट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रूट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अब देखिए फ्रेंड्स, फिर समझा दे रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको शिखर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, ठीक है। और इसको जो ये भाग वाला है, ये भाग जो दिख रहा है, इतना भाग जो इसमें धंसा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इसको नेक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। लेकिन ये जो अंदर जो धंसा हुआ भाग है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। इसीलिए हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ऑल हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग चल रहे हैं इस पर 17 नंबर पर। अब देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है? दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकलता है क्या कहलाता है? जो मसूड़ी के ऊपर निकलता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्राउन कहते हैं। जो मसूड़ी के ऊपर निकलता है, जो मसूड़ी के ऊपर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। अब देखिए, अब 18 नंबर चलते हैं। अब 19 नंबर चलते हैं। अब देखिए, अब 19 नंबर क्या कह रहा है? हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीला रंग का पदार्थ डैश डैश का बना होता है, डेंटाइन का बना हुआ होता है, ठीक है। इसका जो पिलर रहता है हल्का हल्का, वो क्या चीज का बना हुआ रहता है? डेंटाइन का बना हुआ रहता है। क्या चीज का फ्रेंड्स बना हुआ रहता है? डेंटाइन का बना हुआ रहता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा इसको ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या कीजिए, और लाइक कर दीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले तो हम भी आगे वीडियो बनाएं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको क्या करें? शेयर कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। 19 नंबर। 20 नंबर क्या कहता है? 20 नंबर क्या कहता है? दांत की संबंधी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बनाए रखता है, डेंटाइन इनामेल। तो इसका आंसर क्या होगा? इनामेल। इनामेल जो है हमारे दांतों को चमकीला बनाता है, ठीक है। इनामेल क्या करता है? हमारे दांतों को सुरक्षा और बनाए रखता है। इनामेल होगा। क्या होगा? इनामेल। अब देखिए, अब 21 नंबर क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? इनामेल है। क्या है? इनामेल है। क्या है फ्रेंड्स? इनामेल है। क्या है? इनामेल है। क्या है? इनामेल है। क्या है? इनामेल है। क्या है? इनामेल है। इनामेल है। क्या है? 21। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर, अब देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है इनामेल। क्या है? इनामेल है। क्या है? इनामेल है। क्या है? इनामेल है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है?
इनामेल है, ठीक है, हड्डी नहीं, हड्डी दूसरा है जो आगे आने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? तो हड्डी होगा। क्या है कठोर ऊतक? क्या है? हड्डी है, बोन है, ठीक है। इसको कंडक्ट ऊतक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कंडक्टिव टिश्यू कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? कंडक्टिव टिश्यू कहा जाता है। अब देखिए, हमारे दांत का इनामेल कह रहा है कि हमारे दांत का इनामेल और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम का, कैल्शियम फास्फोरस का, कैल्शियम कार्बन से, कैल्शियम सोडियम पोटासियम से नहीं। यह हमारे जो मतलब दांत के इनामेल और डेंटाइन है जो मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस से क्या होता है? बना हुआ रहता है। क्या होता है? बना हुआ रहता है। जो हमारे दांत का जो इनामेल और क्या है, जो फ्रेंड हमारे दांत का इनामेल और डेंटाइन है वो मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस से क्या होता है मेरे दोस्तों? बना हुआ रहता है मेरे भाई। अगर देखिए फ्रेंड्स, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलिए 24 नंबर पर। विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य के संबंध में कौन सा सही है? अब देखिए, जो हमारे दांत होते हैं वह 4 प्रकार का होता है। एक में होता है इंसाइज और 2 में होता है कैनाइन। उसके बाद में क्या होता है? मोलर होता है। उसके बाद में प्रीमोलर होता है, ठीक बा। फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फंक्शन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, तो ये भी तो सही है। ये क्या है? इस 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है। ये फिसना या चबाना, जो हमारा मोलर और प्रीमोलर होता है वो क्या करता है? चबाता है। और इनमें से सब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। अब 25 नंबर पर चलते हैं। ये बहुत हार्ड है, इसको अच्छा से समझिए फ्रेंड्स, ठीक है। मुख गुहा एक छोटी डैश डैश में खुलती है जो वायु में भोजन दोनों का ही पथ है। क्या है? पथ है। क्या है? पथ है। क्या है? पथ है। अब देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, जो 25 नंबर है सबसे टफ यही है। मतलब पूरे चैप्टर में सबसे टफ यही एक क्वेश्चन है। अगर इसको आप समझ लीजिएगा तो 5-7 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 25 नंबर क्या कहता है? मुख गुहा एक छोटी डैश डैश में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। जो वायु और दोनों का ही पथ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुख गुहा एक छोटी डैश डैश में खुलती है जो वायु और भोजन दोनों का ही पथ होता है। अब देखिए, जो मुख गुहा है यह आगे खुलती है ऐसी जगह पर जहाँ से आग और भोजन पास होते हैं। ये दोनों का कॉमन रास्ता होता है, ठीक है। इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? फेरिक्स बोलते हैं। ये जो रास्ता खुलती है ना, ये जो रास्ता खुलती है, जो मुख गुहा के आगे जो रास्ता खुलती है, एक ऐसी रास्ता खुलती है जहाँ पर वायु और भोजन पास होते हैं। ये दोनों के कॉमन रास्ता को हम क्या कहते हैं? मतलब ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा आगे और हम डिटेल्स में बता दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग समझ जाइए, ठीक है। और ये जो फेरिक्स है, ये जो ग्रसनी है आगे 2 हिस्सों में खुलती है। आगे जाकर 2 हिस्सों में खुलती है। एक को बोलते हैं ईगोफैगस और दूसरे को ट्रेकिया बोलते हैं। ईगोफैगस का आप समझते हैं? जिससे भोजन हमारे मतलब जिस नली के द्वारा फूड पाइप होता है, जिसके द्वारा भोजन उसके रास्ते जाता है, उसी को हम लोग ईगोफैगस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ईगोफैगस और ट्रेकिया में खुलता है। एक जो ग्रसनी होता है आगे चलकर 2 चीजों में खुलता है, एक ईगोफैगस और ट्रेकिया। ईगोफैगस से फूड जाता है, अभी ने आपको बताया है। ईगोफैगस से क्या जाता है? फूड जाता है, इसीलिए ईगोफैगस को फूड पाइप बोलते हैं। ईगोफैगस से फूड जाता है, इसीलिए हम लोग ईगोफैगस को क्या बोलते हैं?
फूड पाइप बोलते हैं। ये जो जो मुखगुआ है आगे चलकर जहाँ से भोजन और वायु वायु जाती है, ये आगे चलकर ग्रसनी में खुलती है। कहाँ पे खुलती है? ग्रसनी में। ये दोनों का मध्य रास्ता है, कॉमन रास्ता है। ये जो जो ग्रसनी है वो आगे चलकर फिर दो गो में खुलती है। एक का नाम है ट्रेकिया, एगो का नाम है इगोफैकस। जो इगोफैकस में है वो भोजन जाता है, इसीलिए इसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। और ट्रेकिया यहाँ से हवा जाता है, ट्रेकिया से क्या जाता है? हवा जाता है, इसीलिए हम लोग उसे वाइंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड, एक खाना ईगो फोकस में न जाकर अगर हम लोग खाना खा रहे हैं और तो मान के चलिए जो रोशनी है तो दो गो पार्ट में अगर जाकर एगो ईगो फोकस में, एगो फूड पाइप में, एगो वाइंड पाइप में जाकर खुल रही है। तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना ईगो फोकस में न जाकर वाइंड पाइप में चला जाता है। खाना इसीलिए चला जाता है क्योंकि वाइंड पाइप और ईगोफैकस पर एक ढक्कन लगी रहती है, ठीक है। अब मान के चलिए एक ढक्कन लगी रहती है, ईगोफैकस और ट्रेकिया पर एक ढक्कन लगी रहती है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? एक ढक्कन रहता है यहाँ पे एक ढक्कन रहता है। क्या रहता है? एक ढक्कन रहता है। क्या रहता है? एक ढक्कन रहता है, ठीक है। इसमें फोटो नहीं दिखाया गया ढक्कन का, इसके पीछे एक ढक्कन रहता है। तो ढक्कन जब हम लोग सांस लेते हैं तो ढक्कन हमेशा के लिए मतलब ओपन रहता है, सांस आता है जाता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो ढक्कन बंद हो जाता है और इगोफैकस में जाकर जो फूड पाइप के द्वारा जाते हुए हमारे आमाशय में चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस ढक्कन के कारण, ये ढक्कन जब खाना खाते हैं तो खुला ही रह जाता है। क्या रहता है? खुला ही रह जाता है और भोजन उसमें चला जाता है वाइंड पाइप में, जिसके चलते हमको छिद्र आता है। जो ढक्कन रहता है ना, उस ढक्कन का क्या नाम है? एपिग्लोटिक्स नाम है। क्या नाम है? एपिग्लोटिक्स नाम है। क्या नाम है? जो ढक्कन रहता है ट्रेकिया और जो इसके बीच में रहता है ग्रसनी के ऊपर जो ढक्कन रहता है उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एपिग्लोटिक बोलते हैं। और खाना वाइंड पाइप में चला जाता है जिसके चलते सड़क जाता है। सरकता है तो लोग कहता है कि कोई हमको याद कर रहा है, कोई हमको याद कर रहा है या कोई गाली दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको समझ में आ गया होगा कि आप समझ चुके होंगे कि एपिग्लोटिक्स क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग 26 नंबर पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 26 नंबर पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 26 नंबर पर। अब देखिए इगोफैकस ई है, ये ट्रेकिया है। क्या है? ट्रेकिया है। ट्रेकिया के पीछे जाइएगा तो यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ रहेगा, ठीक है। एक ढक्कन यहाँ पे, इसके पीछे फोटो नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे ढक्कन लगा रहता है। अब तो देखिए एपिग्लोटिक्स है, यहाँ पे एपिग्लोटिक्स लिख रहा है तो यहाँ यहीं पर एक ढक्कन लगा रहता है। तो इसके द्वारा ई तो हमारा क्या है? ई इगोफैकस है। ये हमारा क्या है? ट्रेकिया है। इसमें ये वाइंड पाइप है। क्या है? जिसके द्वारा हवा जाता है और इसके द्वारा खाना जाता है। ये दोनों जो होता है एक ही स्थान पर मिल जाता है, ठीक है। जो रोशनी है यहीं आकर मिलती है और आगे एक रोशनी दो भागों में खुल जाती है, एक इगोफैगस में और एक ट्रेकिया में और एक वाइंड पाइप में, ठीक है। इसी को वाइंड पाइप बोलते हैं। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो ये ढक्कनवा खुला ही रह जाता है और ये जो खाना होता है तो ये गलती से वाइंड पाइप में, जो वाइंड पाइप दिख रहा है इसमें आ जाता है और सड़क जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि कोई आदमी क्या है? हमको याद कर रहा है। लेकिन ट्रेकिया यही है। क्या है? ट्रेकिया यही है, ठीक है। ट्रेकिया यही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। इस जो ढक्कन है ना, ढक्कन, तो ढक्कन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? वाइंड पाइप बोलते हैं। और इसके जस्ट पीछे क्या होता है? इसोफेगस होता है। क्या होता है? मतलब फूड पाइप। इसोफेगस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। हम अब 26 नंबर पर चलते हैं। अब देखिए डैश डैश भोजन को निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकती है, ठीक है। एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स ही है जो भोजन को जाने से रोकती है। लेकिन जब यह क्या करती है, जब हवा जा रहा होता है तो ये खुली रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से एपिग्लोटिक्स खुली ही रह जाती है, जिसके चलते खाना कहाँ चला जाता है? वाइंड पाइप में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? वाइंड पाइप में, विंड पाइप में चला जाता है, जिसके चलते लोगों को सड़क जाता है। क्या होता है? लोगों को सड़क जाता है। तो लोग कहते हैं कि कोई आदमी, कोई महानुभाव हमको याद कर रहे हैं। क्या होता है? याद कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगा कि आप समझ चुके होंगे।
ठीक है, कहाँ गया भाई साहब तुम। हमारे शरीर की ग्रासनली की लंबाई लगभग कितनी होती है, अब देखिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा थोड़ा 26 नंबर और समझ लीजिए। अगर मान के चलिए, अगर आप किसी व्यक्ति को हम लोग देखते हैं, उसके नेक पर देखते हैं, तो ठीक है, हम 26 नंबर का कुछ एक्स्ट्रा बात आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, 26 नंबर का कुछ एक्स्ट्रा बात आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा बात बता दे रहे हैं। अगर मान, इसका तो ये आंसर होगा। अगर मान के चलिए, अगर किसी व्यक्ति को हम लोग नेक पर देखते हैं ना, तो सबसे पहले उसका ट्रेकिया दिखता है। अगर किसी आदमी को अगर आप नेक पर देखिएगा, गाला पर, अब नेक पर देखिएगा, गाला पर, तो सबसे पहले जो उठा हुआ रहता है ना, तो उसको हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। ठीक है, ठीक इसके पीछे ईगोफैगस अर्थात तो सबसे पहले आपको वाइंड पाइप दिखता है। जो ट्रेकिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइंड पाइप, वहीं से वाइंड पाइप जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और जस्ट उसके पीछे देखिएगा तो ईगोफैगस भी दिखता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ईगोफैगस दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब जो जो ईगोफैगस जो होता है, ईगोफैगस जहाँ पे खुलता है, ईगोफैगस जहाँ पे खुलता है, ईगोफैगस जहाँ पे खुलता है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, गॉलेट कहते हैं। ईगोफेकस जहाँ पे खुलता है उसको क्या कहते हैं, गॉलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉलेट कहते हैं। और वाइंड पाइप जिसमें खुलता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए विंड पाइप किसमें खुलता है, तो ग्लोटिक्स में। ठीक है, और ओइफाइगस ओई, और आपसे और एक और सवाल पूछेगा कि बताइए फूड पाइप किसमें जाकर खुलता है, ओइगोफाइगस ईगोफैगस किसमें खुलता है। आपसे सवाल पूछेगा ईगोफैगस कहाँ पे खुलता है, तो गलेट में खुलता है। और आपसे पूछेगा कि ट्रेकिया ट्रेकिया कहाँ पे खुलता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्लोटिक्स में। या वाइंड पाइप किसमें खुलता है, तो ग्लोटिक्स में खुलता है। और डैश डैश भोजन को निकलते समय श्वास नली से रुकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपिग्लोटिक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। जो यूफेगस है, एक कहाँ पे खुलता है, इस एक खुलता है गुलेट में खुलता है, गोलेट में खुलता है। क्या खुलता है, यूफेगस गुलेट में खुलता है। और जो हमारा ट्रेकिया है वो कहाँ पे जाकर खुलता है, और ग्लूटिक्स में जाकर खुलता है। ठीक है, ऐसा जो रहता है, ऐसे रहता है। तो मान लीजिए ये क्या है, ये उसके ऊपर एक छोटा सा ढक्कन रहता है, और जहाँ पे ट्रेकिया खुलता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लूटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्लूटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ग्लूटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ग्लूटिक्स कहते हैं। और मान लीजिए ये हमारा कोई ईगोफैगस है, क्या है, ईगोफैगस है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक ढक्कन लगा रहता है। क्या लगा रहता है, ढक्कन लगा रहता है। ये ढक्कन कहाँ पे खुलता है, यह ढक्कन गॉलेट में खुलता है। कहाँ पे खुलता है फ्रेंड्स, गॉलेट में खुलता है। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, गॉलेट में ईगोफैगस खुलता है, और उसके बाद में ट्रेकिया का खुलता है, तो ग्लूटिक्स में खुलता है। इतना बातें आप याद रखिए। अब देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है। 27 नंबर कह रहा है कि हमारे शरीर की ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है। जो ग्रसनी होती है ना, जो ग्रसनी, आप ग्रसनली जो होता है, ओगिफैगस वाइंड पाइप जो होता है, उसकी लंबाई कितना होती है। ओगिफैगस जो होता है हमारे बॉडी में, उसकी लंबाई, ग्रसनी जो होता है जिसके द्वारा भोजन हमारे आमाशय में आता है, उसकी लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स, 25 सेंटीमीटर होता है। अभी ना कि 25 मीटर मार दीजिएगा, बस सारा गलती हो जाएगा। बहुत सेक्स में मजा ले रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आपको इतना याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो अब मान के चलिए, मुख गुहा में तो पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, ग्रसनली में भी पाचन नहीं होता है। आमाशय में जो पाचन होता है, जो भी HCl जो भी फॉर्म होता है, जो भी प्रोटीन का, एमिनो एसिड का टूटना, सब टूटता है। लेकिन सबसे ज्यादा एमिनो एसिड कहाँ टूटता है, छोटी आंत में टूटता है। तो इसीलिए ये
ये तीनों तो सही है, ठीक है, लेकिन इसका बी नंबर 28 का बी नंबर गलत हो जाएगा कि ग्रसनी में ना कोई एंजाइम होता है ना कुछ होता है। ये केवल क्या करता है, भोजन को इधर नीचे की ओर क्या करता है, आमाशय में भेजने का काम करता है और वहां पे भोजन का पाचन ग्रसनली में नहीं होता है, ईगोफेगस में नहीं होता है। इसका बी आंसर सही है फ्रेंड्स। उम्मीद होगा कि आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे 29 की ओर चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि अमाशय के किस भाग में पाचन नहीं होता है, आहार नाल के किस भाग में। अब देखिए हम आपको बताए हैं आहार नाल के कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। एक में होता है मुख गुहा, एक में होता है ग्रास नली, एक में होता है आमाशय, एक में होता है छोटी आंत, एक में होता है बड़ी आंत। लेकिन मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, स्टमक में भी पाचन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में भी पाचन होता है, लेकिन कहाँ पे पाचन नहीं होता है, कहाँ पे पाचन नहीं होता है, ग्रसनली में पाचन नहीं होता है। ग्रसनली में क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, ठीक है। पाचन, अब देखिए वाटर का अवशोषण, वाटर का पाचन कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है। कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में होता है, ठीक है, इसलिए ग्रसनली इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बोलस क्या है, बोलस। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे हम घेरा लगा दिए कि बोलस क्या है। बोलस क्या है, बोलस क्या है। बोलस ग्रासनी में पहुंचते ही इसके दीवारों पर शिथिलता या फैलाव शुरू हो जाता है, इसे डस डस करते। अब बोलस क्या है समझिए। मान लीजिए आप दाल भात खाएं, ठीक है फ्रेंड्स, आप दाल भात खाएं, दाल भात खाने के बाद में उसको चबाने के सलाइवा में मिक्स करके जब आप उसे निगल रहे होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बोलस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बोलस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बोलस कहते हैं। बोलस क्या होता है इसको समझिए एक बार और। जो भी हम लोग दाल भात खाए हैं, जो भी हम लोग क्या खाए हैं, दाल भात खाए हैं, तो दाल भात खाने के बाद में, दाल भात खाने के बाद में सलाइवा में मिक्स करके हम लोग जब उसे निगलते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो ग्रसनी में पहुंचते ही इसके दीवारों पर शिथिलता या फैलाव शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, ईगोफेगस है ये, या ग्रास नली है, ठीक है। जब हम यहाँ पे खाना खाते हैं ना, तो जब यहाँ पे खाना आता है तो यहाँ पे फूल जाता है, ठीक है, और क्या होता है, नीचे की ओर आता है। जब ई खाना नीचे की ओर आ जाएगा तो ई इसके जैसा हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा। और धीरे 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 ये खाना एक विशेष प्रक्रिया से होते हुए हमारे आमाशय, हमारा क्या है, पेट है, हमारे पेट में आ जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, उखरामक कुचन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए आमाशय, जो हमारा पेट होता है, जो आमाशय की उदर गुहा के बाईं ओर स्थित एक अंग्रेजी किस अक्षर जैसा दिखता है। आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर, आमाशय उदर गुहा में, आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर यह अंग्रेजी के किस अक्षर द्वारा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जे द्वारा। एक किस अक्षर के द्वारा दिखाई दे रहा है, तो जे एक अक्षर के द्वारा, जे अक्षर के द्वारा। ये हमारा क्या है, ये हमारा आमाशय है, ठीक है। आप इस YouTube चैनल को तूफान सर की पाठशाला को प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तूफान सर की पाठशाला पर क्या करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें एवं चैनल को क्या करें, शेयर करें, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर क्या है, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक आमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नजदीक है। अब देखिए जो एक कार्डियक है, क्या है, एक कार्डियक है, क्या है, ये क्या है, एक कार्डियक है, ठीक है। जो कार्डियक होता है यह यूगोफेगस से जुड़ा हुआ होता है, इसके नजदीक होता है, ठीक है। उसके बाद में है फंडलस है, उसके बाद में ये आमाशय का बॉडी है, उसके बाद में एंट्रम है, उसके बाद में पाइलोरस है, क्या है, पाइलोरस है, ठीक है। पाइलोरिक ना है, पाइलोरस है, ठीक है। क्या है, पाइलोरिक यहाँ पे लिखने के लिए तो यहाँ पे आई छोड़ दिया है लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, क्या होगा, आई होगा, ठीक है, पाइलोरिक।
तो ये जो छोटी आंत होता है तो पेट के जस्ट ही नीचे छोटी आंत का शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखिएगा, 31 नंबर का बी हो जाएगा। हम सही एमसीक्यू इसमें कराएंगे, लगभग 100 एमसीक्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 32 नंबर, जठर ग्रंथि किससे संबंधित होता है, बड़ी आंत से, छोटी आंत से, मुंह से, अमाशय से, अमाशय से। तो 32 नंबर जो होता है, जो जो जठर ग्रंथि होता है वह अमाशय से संबंधित होता है। ये हमारा क्या है, जठर ग्रंथि है। 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 ये हमारे अमाशय से क्या है, संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं 33 नंबर पर। जठर ग्रंथि स्रावित करता है, जठर ग्रंथि क्या स्रावित करता है, जठर ग्रंथि स्रावित करता है जठर रस। जठर रस ही क्या करता है, इसको क्या करता है, स्रावित करता है। इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है, कुछ जूस होता है जो भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, जठर रस। जठर रस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अच्छा, जठर रस जो है एक अम्लीय प्रकृति की होती है, ये बात सही है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है, नहीं। ये तो मान के चलिए जब पीएच मान 7 से कम रहेगा, जितना कम रहेगा उतना ही अम्लीय ज्यादा होगा। तो ये बताइए, जो इसका पीएच वैल्यू है 1.2 से 3.0 तक है, तो इसका अर्थ है कि जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है वह ज्यादा शक्तिशाली है। क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए ये ज्यादा क्षारीय होगा। तो ये बात सही है। यह हल्के पीले रंग का होता है, ये बात सही है। और इसका बी आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जठर रस के संदर्भ में कौन सा असत्य है, तो हमारा बी होगा, बी असत्य है। ठीक है, अब चलिए क्या कह रहा है 36 नंबर। 36 नंबर क्या कह रहा है, जठर रस संश्लेषण म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका द्वारा होता है, किस कोशिका द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 35 का किस कोशिका द्वारा होता है, किस कोशिका द्वारा होता है, किस कोशिका द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 36 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। गोल्बेट सेल के द्वारा होता है। गोल्बेट सेल के द्वारा क्या होता है, म्यूकस स्राव जठर ग्रंथि की किस कोशिका के द्वारा संश्लेषण या म्यूकस का स्राव होता है, तो ए के द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, म्यूकस को क्या करता है मतलब म्यूकस को स्राव करता है। जो ये क्या करता है, ये जठर रस में, ये जठर रस में क्या करता है, ये क्या कर रहा है, जठर रस में संश्लेषण या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है। तो ये जो जठर ग्रंथि जो होता है ये किस कोशिका द्वारा होती है, गोल्बेट कोशिका के द्वारा। ये क्या करता है, ये क्या करता है, एचसीएल का स्राव करता है। यह सेल क्या करता है, एचसीएल का स्राव करता है। क्या करता है, एचसीएल का स्राव करता है। क्या करता है, ये म्यूकस का जठर रस में संश्लेषण या म्यूकस का स्राव करता है। यह क्या चीज का स्राव करता है, म्यूकस का स्राव करता है। यह क्या चीज का स्राव करता है, म्यूकस का। अब देखिए यह क्या चीज का स्राव करता है, म्यूकस का स्राव करता है। यह क्या चीज का स्राव करता है, यह स्राव करता है एचसीएल का। ठीक है, ऑक्सीनेटिक सेल क्या करता है, क्या करता है, एचसीएल का स्राव करता है। उसके बाद में पेप्टिक सेल क्या करता है, पेप्टिक सेल एंजाइम का स्राव करता है। ठीक है, उसके बाद में बेसल सेल क्या करता है, जब तीनों सेल मर जाता है तो यह सेल काम करना शुरू कर देता है। जब ये तीनों सेल डेड कर जाता है तो क्या करता है, बेसल सेल लास्ट में क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यह सेल जो होता है म्यूकस को क्या करता है, स्राव करता है। यह सेल जो है, यह सेल जो है फ्रेंड्स, ये सेल जो है वो क्या करता है, म्यूकस का स्राव करता है। ये सेल जो है एचसीएल का स्राव करता है। ये सेल जो है एंजाइम का स्राव करता है। ये सेल जब तीनों सेल डेड कर जाते हैं तो ये सेल अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 37 नंबर क्या कहता है,
जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य होता है, यह निष्क्रिय एंजाइम का सक्रिय करता है। यह भोजन के साथ में आने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है, भोजन में आने वाले कीटाणुओं का नष्ट करता है। ये बात सही है। ये भोजन को मुलायम बनाता है, ये भी बात सही है, इसीलिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब 38 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है 38 नंबर, ठीक है। तो पेप्सिन और HCl क्या करता है? HCl पेप्सिन है, क्या है? पेप्सिन है, पेप्सिन है और रेनिन है, पेप्सिन है और रेनिन है, क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है, पेप्सिन। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? तो रेनिन है, क्या है? रेनिन और पेप्सिन। तो A एंड C आंसर होगा, यहाँ पे C होगा, क्या होगा? यहाँ पे C होगा, यहाँ पे क्या होगा? C होगा, यहाँ पे B नहीं हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। अब चलिए 39 नंबर, जठर रस में उपस्थित नैज कारक डैश डैश का अवशोषण के लिए आवश्यक है। 39 नंबर, अब देखिए हम आपको बताते हैं जो ऑक्सीलाइटिक सेल है, ऑक्सीलाइटिक सेल है, ऑक्सीलाइटिक सेल क्या करता है? ऑक्सीलाइटिक सेल क्या करता है? ऑक्सीलाइटिक सेल क्या करता है? एक HCl का क्या करता है? HCl का क्या करता है? स्राव करता है। जो ऑक्सीलाइटिक सेल है, क्या है? ऑक्सीलाइटिक सेल है, जो ऑक्सीलाइटिक सेल है, जो ऑक्सीलाइटिक सेल है, जो ऑक्सीलाइटिक सेल है, वो क्या करता है? HCl का स्राव करता है, क्या करता है? HCl का स्राव करता है, ठीक है, HCl का स्राव करता है, ठीक है। और इसमें विटामिन के लिए आवश्यक है, और जो HCl का स्राव करता है, ठीक है, अगर ये किसके उपस्थिति में करता है, या किसके उपस्थिति में करता है? विटामिन B12 के, विटामिन B12 की उपस्थिति में। अगर समझिए कि अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 नहीं बने, अरे B कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल देखे हैं, उसमें विटामिन B12 आता है, जो आयरन होता है, जो खून की कमी को क्या करता है? बढ़ा देता है, वही है विटामिन B12। अगर उसकी हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में HCl का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब तक HCl का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक हमारे शरीर में फूड का पाचन नहीं अच्छा से होगा। जब फूड का पाचन अच्छा से नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छा से नहीं होगा। जब एब्जॉर्प्शन अच्छा से नहीं होगा तो एसिमिलेशन अच्छा से नहीं हो पाएगा मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं 39 नंबर, आमाशय में भोजन का संग्रहण करता है 4 से 5 घंटा, मिनिमम 3 से 4, 4 से 5 घंटा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब 41 नंबर क्या कहता है, हमारे शरीर में पाचन क्रिया की प्रारंभ कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है, ठीक है। अब ध्यान मारते चल रहे हैं, आप लोग समझिए गए होंगे, ठीक है। निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख से गुहा से शुरू हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से, बैकल का कैविटी से, ठीक है फ्रेंड्स। और अब देखिए वासा का पाचन कहाँ से मतलब शुरू होता है? अमाशय से, अमाशय से। वासा का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन से, वासा कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और प्रोटीन वो हमारे कहाँ पे? हमारे अमाशय में, स्टोमक में, ठीक है। प्रोटीन का पाचन हमारे स्टोमक में होता है, वासा का पाचन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो कहाँ पे होता है? हमारे मुंह में हो जाता है सलाइवा के साथ मिक्स करके, ठीक है। और जो डी नंबर है कार्बोहाइड्रेट, जो सेलुलर घास फूस तो हम लोग खाते नहीं है, इसलिए इसका पाचन नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा ये आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसका पाचन हमारे मुंह में शुरू होता है? तो प्रोटीन और स्टार्च का, ठीक है, समझ में आ गया। अब 43 नंबर देखते हैं, हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? छोटी आंत से। कहाँ से? छोटी आंत से शुरू होती है। कहाँ से? छोटी आंत से, ठीक है।
प्रोटीन की पाचन कहाँ से शुरू होती है? छोटी आंत से तो वसा का पाचन होता है। छोटी आंत का आंत में वसा का पाचन होता है और प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? आमाशय में होता है। इसलिए 43 का बी आंसर सही होगा मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए अब 44 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि आमाशय में अंतःपाचित जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? अब देखिए, जब हम वहां पे एक आया था बोलस, क्या आया था? बोलस आया था। क्या आया था? बोलस आया था। तो बोलस क्या होता है? जब हम दाल बात मुंह में चबा रहे होते हैं और सलाइवा में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद में जब हम उसको निगलने लगते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। लेकिन जब आमाशय में कुछ देर रहने के बाद में वो थोड़ा मुलायम हो जाता है, उसका थोड़ा डाइजेशन हो जाता है, पच जाता है, और जब वो छोटी आंत में जाने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। इतना बात आप याद रखिए। ठीक है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य में है जो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 मीटर होती है। और पूरी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी पूरा मतलब उसकी लंबाई 9 मीटर होती है। इतना बात याद रखिए। ठीक है, अब देखिए 46 नंबर। छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा है? ठीक है, अब देखिए छोटी आंत का जो होता है वो 3 गो पार्ट होता है। छोटी आंत में कितना पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत में कितना पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक का नाम क्या है? ड्यूडेरम। क्या नाम है? ड्यूडेरम। डुइडेनम नाम है। क्या नाम है? डुइडेनम नाम है। एक का नाम है जेजुनम। एक का नाम है इलियम। एक का नाम क्या है? इलियम नाम है। ठीक है, इलियम नाम है। ठीक है, जो डेडुनम होता है वह क्या होता है? सबसे छोटा होता है। जो डेडुनम होता है वह सबसे छोटा होता है। जो इलियम होता है वह सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो ये क्या होता है? ये जो छोटी आंत की जो सबसे जो पहला भाग होता है वह डुडेनम होता है। ठीक है, और यह सबसे क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? सबसे स्मॉल होता है। क्या होता है? सबसे स्मॉल होता है। जेजुनम जो होता है, जेजुनम होता है, क्या होता है? जेजुनम होता है। क्या होता है? जो जेजुनम होता है उसके बाद में इलियम जो होता है वह सबसे लास्ट भाग होता है और सबसे लार्ज होता है। क्या होता है? सबसे लंबा होता है, सबसे लॉन्ग होता है। इसलिए हमारा डेडुनम आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक में डेडुनम, दो में जेजुलम, तीन में इलियम। ठीक है, अब 46 नंबर क्या कहता है? 46 नंबर तो हो गया। 47 नंबर क्या कहता है? मानव शरीर के डुडोनम की आकृति, मानव शरीर में डुडोनम की आकृति किस अक्षर की होती है? तो सी अक्षर की होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी अक्षर की होती है। अब आगे चलिए, 47 नंबर क्या कहता है? मानव शरीर में खाना सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। 48 का सी आंसर हो जाएगा। 48 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे होता है? ये कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा यहाँ पे डेडुनम में सबसे ज्यादा अधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, डेडुनम में होता है। कहाँ पे होता है? डेडुनम में होता है। कहाँ पे होता है? डेडुनम में। अभी मैं आपको बताया है कि छोटी आंत का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। एक होता है डेडुनम, एक होता है जिजुलम, एक होता है इलियम। ठीक है, एक क्या होता है? इलियम। तो डेडुनम में सबसे ज्यादा वसा का पाचन होता है। ठीक है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, और जो सबसे छोटा भाग डेडुनम होता है, सबसे बड़ा भाग इलियम होता है और सबसे लास्ट में होता है। ये तो आपको अभी हम बता चुके हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, अब 49 नंबर समझिए। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? मानव जो आहार नाल है वो सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है भाई। सबसे लंबा भाग यही ना है, छोटी आंत ना है। आप लोग तो जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटी आंत पढ़ने के लिए छोटी है लेकिन यह लंबा है। और इसका डायमीटर कितना हो सकता है? लगभग 1.8 से 1.5 तक हो सकता है इसका डायमीटर। ठीक है,
और बॉडी अर्थ का डायमीटर 4.8 होता है। कितना होता है? 4.8 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लगभग में, अब उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, उतना तो हम रेंज नहीं मान। 50 नंबर क्या कहता है? मानव शरीर जो होता है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ समाप्त होती है? कहाँ समाप्त होती है? पाचन की जो प्रक्रिया है वह कहाँ पे समाप्त हो जाती है? छोटी छोटी आंत में। जो भोजन का पाचन है वह कहाँ पे समाप्त हो जाती है? छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। और जो केवल पानी बचता है तो बड़ी आंत में होती है। ठीक है, बड़ी भोजन का पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। भोजन का पाचन कहाँ पे शुरू हो जाता है? हो जाता है, अंत कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में। कहाँ पे हो जाता है? छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं चैनल को क्या करें? लाइक करें और उसको सब्सक्राइब कर दें। आपसे यही निवेदन है फ्रेंड्स। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण था फ्रेंड्स। ठीक है, यह एक कितना लगभग 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू।